एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का टैगोर कॉलेज के आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। हिमालय के बाद जो तीन भौतिक प्रदेश मुख्य जो रह गए हैं, जिसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बाद में 2 नंबर पे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा जो है वो है तटीय मैदान व द्वीप समूह। आज इन 3 टॉपिकों पे चर्चा होगी। अब आपको एक बात अपने ध्यान रखनी है कि भारत में सबसे नवीनतम बना जो प्रदेश है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हिमालय के बाद बना है। भारत में सबसे पुराना जो प्रदेश है, सबसे पुरातन जो है वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ना कि हिमालय है। बच्चे अक्सर पर्वतों को सबसे पुराना मान लेते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में पहले रखनी है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो भारत में सबसे अधिक पुराना है, और सबसे जो नवीनतम हिस्सा है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो आज पहले जो बात करते हैं वो उत्तर भारत के विशाल मैदान पे करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बाद में, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और पर्वतों से लाई गई मिट्टी के बाद में जो बना जो क्षेत्र है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। 3 प्रकार का तंत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल है। 3 प्रकार का जो तंत्र है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल है। पहले तो ये याद रखना है अपने को कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में एक तो सिंधु नदी का तंत्र, दूसरा गंगा नदी का तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। पहला सिंधु नदी का तंत्र, दूसरा गंगा नदी का, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। सिंधु नदी जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है। इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं वो आपको याद रखनी है। 5 सहायक नदियां। गंगा नदी उत्तरी मध्य भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक, सबसे पवित्र नदी में से एक है, सबसे पवित्र नदी। गंगा उत्तरी मध्य भारत में बहती है, यहाँ सिंधु यहाँ और गंगा यहाँ। गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विस्तृत करती है। तीसरी नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मानसरोवर झील से निकलने के पास सदिया से धुबरी तक अपना जल एंटर करती है और कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। तो इन 3 नदियों का तंत्र हमें गंगा के अंदर या उत्तर भारत के विशाल मैदान में पढ़ना है। इससे पहले एक बात कर लेते हैं। गंगा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसमें 4 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की स्थलाकृतियां। सबसे पहली भाबर, फिर तराई, फिर खादर और फिर बांगर। एक तो ये चारों बातें ध्यान रखनी है। भाबर, तराई, खादर और बांगर। पर्वतों की तलहटी में, पर्वतों की तलहटी में
जो स्थलाकृति पाई जाती है उसे भाबर कहा जाता है। जब कोई नदी पर्वत से उतरकर नीचे कंकड़ पत्थरों के अंदर, नीचे के जो कंकड़ पत्थर हैं इनके अंदर लुप्त हो जाती है, उसे भाबर कहते हैं उस प्रदेश को। जब नदी पुनः बाहर प्रकट होती है, पुनः बाहर प्रकट होती है, उस प्रदेश को तराई कहा जाता है। उस प्रदेश को तराई कहते हैं। नदी पर्वतों से नीचे उतरेगी, कंकड़ पत्थरों के अंदर लुप्त हो जाएगी, उस प्रदेश को कहेंगे भाबर। पुनः बाहर प्रकट होगी, उस प्रदेश को कहेंगे तराई। नदी के मार्ग में वो क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदी अपना पानी पहुंचाती है, या जिस प्रदेश में प्रतिवर्ष नदी का पानी या बाढ़ का पानी पहुंचता है, उसे कहते हैं खादर। इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़। बांगर ऐसे ऊंचे क्षेत्र नदी के मार्ग में जो नदी के बहाव से या जहां पर नदी अपना पानी नहीं पहुंचा पाती, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वो जो क्षेत्र है वो कहलाता है बांगर। इसको बोलते हैं पुरातन जलोढ़, इसको बोलते हैं पुरातन जलोढ़। तो चार स्थलाकृतियां हैं। पहली है भाबर, पर्वतों की तलहटी में जहां पर नदी लुप्त हो जाती है उसे कहते हैं भाबर, यानी ये वाला एरिया। जिस एरिया में नदी पुनः बाहर प्रकट होगी वापिस से, उसे कहते हैं तराई। जहां नदी का पानी प्रतिवर्ष पानी पहुंचता है उसे बोलते हैं खादर प्रदेश या नवीनतम जलोढ़। और जिन क्षेत्रों में नदी का पानी, यानी ऊंचे क्षेत्र हैं जहां नदी का पानी नहीं पहुंच पाता और वो शुष्क रहते हैं, उसे बोलते हैं बांगर, यानी पुरातन जलोढ़। तो पहले तो ये आपको जो चारों स्थलाकृति हैं वो ध्यान रखनी है कि गंगा नदी के क्षेत्र में या उत्तर भारतीय विशाल मैदान में ये चार स्थलाकृति पाई जाती है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब आगे बात करें तो तीन प्रकार का मैदान मैं आपको भी बताकर गया हूं कि तीन प्रकार का जो मैदान है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल है। इसमें जो पहला जो मैदान है वो है सिंधु नदी का। पहला जो मैदान है वो है सिंधु नदी का। सिंधु नदी लद्दाख जास्कर से पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में अपना पानी गिराती है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब। सतलुज और व्यास नदी के संगम से ही आपको पता है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो हमारे रेगिस्तान को पानी देती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब है, किसकी? सिंधु की। रावी भी ज्यादातर पाकिस्तान में ही बहती है। सतलुज व्यास पंजाब के अंदर, झेलम जम्मू कश्मीर में ही ऊपर की तरफ बहती है और सिंधु में मिल जाती है। रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब है, अच्छा पहले ये प्रदेश दोआबों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दोआब के लिए। और दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो
रावी और चिनाब के बीच में रेजना, रेजना दोआब, झेलम और चिनाब के बीच में चाक दोआब, सतलुज और व्यास के बीच में विस्त दोआब। तो रावी और चिनाब के बीच में रेजना, झेलम और चिनाब के बीच में चाज, सतलुज और व्यास के बीच में विस्त, व्यास और रावी के बीच में बारी, दोआब और सिंधु और सतलुज के बीच में सिंध सागर। सिंध सागर दोआब। तो ये 5 दोआब है, इन 5 नदियों के बीच में झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब। झेलम और चिनाब के बीच में 4 दोआब, रावी और चिनाब के बीच में रेजना, सतलुज व्यास के बीच में विस्त, व्यास रावी के बीच में बारी और सिंधु और सतलुज के बीच में सिंध सागर दोआब है। ये 5 दोआब आपको याद रखने हैं गंगा नदी सिंधु नदी के। 5 सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब सहायक है सबसे बड़ी, ठीक है। और इन्हीं को मिलाकर ये 5 दोआब इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। दूसरी नदी की बात करें तो वो है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। गंगा नदी का तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे पवित्र नदी भागीरथी और अलकनंदा। दोनों के मिलने से गंगा बनती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जहां पर दोनों मिलती है उसे बोला जाता है देवप्रयाग, उसे बोला जाता है देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने देवप्रयाग पर गंगा बनती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी तंत्र के अंदर 2 किनारे से नदियां मिलती हैं, बाएं किनारे से और दाएं किनारे से। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान और फिर निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा का मैदान। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर, राजस्थान के पूर्वी हिस्से पर, हरियाणा में का जो मैदान है वो गंगा का ऊपरी मैदान कहलाता है। पूर्वी यूपी, पश्चिमी बिहार के अंदर जो मैदान है वो मध्य गंगा का मैदान कहलाता है। और पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के अंदर जो मैदान है वो निचली गंगा का मैदान कहलाता है। तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान,
3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और बिहार। मध्य गंगा में पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार, और पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर निचली गंगा का मैदान है। गंगा जो है उसके दक्षिणी हिस्से, अगर उसके दाएं किनारे की बात करें तो यहां उसे चंबल, केन, बेतवा और सोन जैसी नदियां मिलती हैं दाएं किनारे पर, जबकि बाएं किनारे पर गंडक, कोसी, घाघरा ये सब नदियां मिलती हैं। यमुना चंबल के साथ आपको ध्यान रखना है कहाँ मिलती है, दाएं किनारे पर मिलती है। यमुना बिल्कुल इसके साथ यमुनोत्री हिमनद से बहती हुई ऐसे गंगा में गिरती है जिला आगरा के पास में। तो चंबल, केन, बेतवा, सोन और यमुना ये सब इनको दाएं किनारे पर मिलती हैं, जबकि गंडक, कोसी और घाघरा, काली नदी ये सब नदियां जो है ये गंगा को बाएं किनारे पर मिलती हैं ऊपर से। तीसरा जो नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। तीसरा जो नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। तीसरा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्वी किनारे से निकलती है, मानसरोवर झील के पूर्वी किनारे से, और तिब्बत में इस नदी को, और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो। लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। 650 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। सदिया से धुबरी के बीच में, सदिया से धुबरी के बीच में, आपको पता है सदिया से धुबरी भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर कितना है, 3। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 सदिया से धुबरी 650 किलोमीटर भारत में बहती है, 650 किलोमीटर। इसके बाद में इसी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही है। मानस, संकोश, दिहांग, दिबांग और लोहित जैसी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। जैसी नदियां ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक है। तो ये 3 नदी था, गंगा का मध्य भारत, उत्तरी मध्य भारत में, उत्तरी भारत में सिंधु का, और पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र का। तो ये 3 नदी तंत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान शामिल है, जो वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के जमाव से बना है। बताया था भारत में मैदान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है 43%, परंतु आपको ध्यान रखना है ये मैदान और भी इसके साथ ऐड है, महानदी का, गोदावरी का। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो ये यहाँ शामिल है। अब थार का मुस्थल जो कि अरावली का पश्चिमी हिस्सा है, उसको भी उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल किया जाता है। कई बुकों में इसको अलग कर रखा है, कई किताबों में इसको साथ शामिल किया गया है, तो अपने साथ में पढ़ते हैं।
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है भारत के अंदर। ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में है इसका, थोड़ा बहुत गुजरात का भी शामिल है। प्रमुख रूप से थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में रेतीली मिट्टी का जमाव, आकिलवुड फॉसिल पार्क जो है भारत का एकमात्र कार्बन जीवाश्म पार्क, भारत का एकमात्र कार्बन जीवाश्म पार्क जो आकिलवुड फॉसिल है वो जैसलमेर में स्थित है। वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय वनस्पति, ये थार के मरुस्थल में शामिल है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान ये कंप्लीट होता है पूरा का पूरा टॉपिक। अब दूसरे जो हम मेन आप तीसरे की बात करें, तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करते हैं जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुरातन क्षेत्र, भारत का सबसे पुरातन क्षेत्र, 22.5 डिग्री यानी 23.5 सॉरी कर्क रेखा से नीचे का ज्यादातर क्षेत्र, भारत का दक्षिणी हिस्सा जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, के अंतर्गत 10 पठार शामिल हैं। के अंतर्गत कितने पठार शामिल हैं? 10 पठार शामिल हैं। लाइन टू लाइन बात करते हैं। पहले सबसे पहले आता है मालवा का पठार 1 नंबर, फिर बघेलखंड और फिर बुंदेलखंड। तो पहला पठार जो है वो है मालवा का पठार, दूसरा पठार है बघेलखंड उच्च भूमि या बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर आता है आपका बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में, भारत का धान का कटोरा, बस्तर का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर इसी के साथ ऊपर आएगा यहाँ छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार जो है वो यहाँ ये इसी का हिस्सा छोटा नागपुर यहाँ। उसके बाद में मैसूर या कर्नाटक का पठार, तेलंगाना उच्च भूमि, उड़ीसा का पठार और बीचों बीच एक आपका फेमस दक्कन का पठार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
पूरे 10 पठार शामिल हैं। मेघालय के बाद में उड़ीसा के पठार की बात कर लेते हैं। तेलंगाना उच्च भूमि, फिर मैसूर या कर्नाटक का पठार, और फिर दक्कन का पठार। ये 10 जो पठार हैं वो दक्षिणी भारत में शामिल है। मालवा का पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और एमपी के आसपास के एरिया में, फिर एमपी उत्तर प्रदेश के हिस्से में बघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल झारखंड के अंदर, उड़ीसा का पठार उड़ीसा में, तेलंगाना की उच्च भूमि तेलंगाना में, मैसूर का पठार कर्नाटक में, दक्कन का पठार एमपी और महाराष्ट्र के अंदर का शामिल है, और मेघालय का पठार मेघालय में। तो ये 10 जो पठार हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में शामिल है। एक तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में छोटी मोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल, पहले तो विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, इनके बीच से बहती है नर्मदा और इसके नीचे से बहती है ताप्ती। तो पहली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल, और दूसरी है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में इसी के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर जो शामिल है, पूर्वी पश्चिमी घाट जो भारत का वेस्टर्न घाट है, और इधर शामिल है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही शामिल है। तीसरा बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की। और फिर बात करते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सह्याद्री। और इसके दो पार्ट हैं, पहला उत्तरी सह्याद्री और फिर है दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों में, जिसको आप इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो पहले तो आपको पूरे जो पश्चिमी घाट है इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है अन्नामलाई, जो कि अन्नाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी घाट के अंदर ही नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है इसका सर्वोच्च शिखर है धोधा बेटा। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। तो पहले तो पूरे अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो सर्वोच्च शिखर है अन्नामलाई, जो कि अन्नाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला में यहां स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं उसका सर्वोच्च शिखर धोधा बेटा है। जबकि अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करें इसका सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। पूर्वी घाट जो है इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है विशाखापट्टनम।
पहले वो करता था महेंद्रगिरी, अब वो दूसरे नंबर पर आ गया है। कई बुकों में एक नया एक नाम आने लगा अभी, जोगसंधा नाम से कुछ। विशाखापट्टनम के शिखर को ही जोगसंधा कहा जाता है। महेंद्रगिरी दूसरे नंबर पर वर्तमान में। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर ध्यान में कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इनके सर्वोच्च शिखर क्या है? इसके बाद में भारत का पश्चिमी घाट का जो मगन तट है, मगन तट वो एरिया होता है जो समुद्र के साथ डूबा रहता है। मगन तट पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। आप मैप को देखेंगे आपको ये लगेगा पूर्वी घाट का मगन तट अधिक चौड़ा है, परंतु ये बात गलत है। आपको ध्यान रखना है पश्चिमी घाट का मगन तट अधिक चौड़ा है किसकी अपेक्षा? पूर्वी घाट की अपेक्षा। 10 पठार शामिल है, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सर्वोच्च चोटियां क्या है, ये सब। अब जो लास्ट जो भौतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह। अंतिम भौतिक प्रदेश दोनों को मिलाकर बनाया गया। पूर्वी घाट सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा या पश्चिमी घाट के बाद का हिस्सा और पूर्वी घाट का पूर्वी हिस्सा, और इधर बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वी तटीय मैदान है। जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से और अरब सागर के बीच में कौन सा मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसको 4 भागों में बांटा गया और पूर्वी तटीय मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया। कई लोग 3 हिस्सों पढ़ते हैं, उत्कल का तट भी पढ़ते हैं, उड़ीसा के अंदर है जो। तो सबसे पहला जो तट है वो है उत्तरी सरकार। पूर्वी घाट का जो पहला जो हिस्सा है वो कहलाता है उत्तरी सरकार तट। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक। फिर नीचे का जो तट है वो कहलाता है कोरोमंडल। नीचे का जो तट है वो कहलाता है कोरोमंडल। तमिलनाडु में प्रमुख रूप से फैला हुआ, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा, यहाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला काठियावाड़ का तट, गुजरात के अंदर। काठियावाड़ का भारत में आपको ध्यान रखना सबसे लंबी तटरेखा भी किसकी है? गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। उसके बाद में तटरेखा की बात करें तो गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं जिनकी तटरेखा है। तो पहला काठियावाड़ का तट, दूसरा कन्नड़,
तीसरा कोंकण और चौथा मालाबार। मालाबार का तट लैगून झीलों के लिए फेमस है। तो पहले काठियावाड़ जो कहाँ है, गुजरात में। कन्नड़ तट महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और मालाबार केरल। इस हिस्से को 4 भागों में बांटा गया। काठियावाड़, कन्नड़, कोंकण और मालाबार। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है द्वीप समूह। अगला जो बिंदु है वो है द्वीप समूह, आइलैंड। भारत में अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप। भारत में बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। भारत में द्वीप समूह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो तटीय द्वीप समूह जो तट के बिल्कुल पास पास में है। ये 2 प्रकार के हैं। कांप मिट्टी से बने हुए, यानी नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं उन्हें तट के पास एक द्वीप के रूप में छोड़ देती हैं। वो जो द्वीप है वो कांप मिट्टी से बने हुए हैं। दूसरे जो द्वीप है वो है पथरीले द्वीप। पथरीले द्वीप ये तटीय द्वीप है जो बिल्कुल तट के साथ साथ पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो द्वीप है वो है दूरस्थ द्वीप, यानी जो तट से कुछ दूरी पर पाए जाते हैं। तो अरब सागर में जो द्वीप है अंडमान लक्षद्वीप, वो दूरस्थ द्वीप है और ये निर्मित है प्रवाल से। तो दूरस्थ द्वीपों में पहला है प्रवाल द्वीप और इसका प्रमुख उदाहरण है लक्षद्वीप। इसके अलावा मिनिकोय, अमीनी द्वीप, ये सब जो द्वीप हैं ये प्रवाल निर्मित और तट से दूरी पर है। दूसरे हैं पर्वतीय द्वीप। और इसके अंदर फेमस है बंगाल की खाड़ी का अंडमान और निकोबार। बंगाल की खाड़ी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो पर्वतीय द्वीप है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हिमालय ऊपर से दक्षिण की तरफ मुड़ता है अराकोनयामा से, उसकी कुछ शिखर यहाँ हिंद महासागर से बाहर निकल आए हैं और वो क्या है, अंडमान निकोबार है या पर्वतीय द्वीप है। जो भारत के द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरे रहते हैं। तो अंडमान निकोबार पर्वतीय द्वीप है और लक्षद्वीप, मिनिकोय, अमीनी, ये सब कैसे द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। कांपीय मिट्टी से बात करूं तो व्हीलर द्वीप, इसके अलावा सागर द्वीप, हुगली नदी के किनारे पर बना हुआ गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ये सब कौन से द्वीप हैं, कांप मिट्टी। जबकि पथरीले द्वीप में मुंबई के एलिफेंटा, मुंबई का एलिफेंटा पथरीला द्वीप है। कैनरे, बुच्चर, ये सब जो द्वीप हैं ये पथरीले द्वीप हैं। ये कैसे द्वीप हैं, पथरीले द्वीप है। अब आपको 3-4 चैनल ध्यान रखने हैं जो इन द्वीपों को अलग करते हैं, जो इन द्वीपों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। पहले 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल और अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल।
तीन आपको चैनल ध्यान रखने हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो ये आपका हिमालय भौतिक प्रदेश के बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और जो द्वीप समूह है, ये टॉपिक पूरा होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए धन्यवाद।